नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में जिसका नाम है बिज टॉक द मिडनाइट शो। इसका स्पॉन्सर हैं क्लाउड एक्सेस। मैं हूं कुलजीत मारवा, प्रोडक्टिविटी एक्शन कोच बेस्ड ऑन न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी। मेरे मन में अक्सर सवाल आते हैं, ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन ये कैसे इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्यों न रात जाने जाएं। और यही वादा आपको मैंने किया था कि मैं अक्सर नए लोगों को जो इस आसमान को, इस सक्सेस के आसमान को छू रहे हैं, उनसे आपसे मुलाकात कराऊंगा और उनसे जानेंगे क्या क्या राज उनके पास हैं हमारे लिए शेयर करने के लिए। तो आज आए हैं डॉक्टर परमीत सिंह चड्ढा। स्वागत है सर आपका। पीयूष मित्तल जी, स्वागत है आपका भी स्टूडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। अच्छा लगा। और कुछ जानना चाहेंगे अपने लिए, कुछ दर्शकों के लिए कि क्या क्या मैजिक आपने किए इस लेवल तक आने के लिए। तो पहले मैं परमीत सिंह चड्ढा जी से बात करूंगा कि डॉक्टर साहब यहाँ तक पहुँचने के लिए डेफिनेटली मैंने सुना है कि ये पेरेंटल बिजनेस था, तो क्या कंट्रीब्यूशन आपका रहा वहाँ पर? क्योंकि मेरे को ये भी पता लगा है कि आपने बहुत जल्दी उम्र में पेरेंट्स का साथ देना शुरू कर दिया था। ऐसा जी, जैसे आपने कहा कि सक्सेस का क्या मंत्र है, जो आपका स्टार्टिंग में आपकी टैगलाइन थी जी। देखो, सक्सेस का मंत्र तो चलने के बाद ही समझ आता है। मेरा फैमिली बिजनेस था। हमारा थर्ड जनरेशन ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट्स का बिज़नेस है। मेरे फादर साहब, मेरे दादाजी इसी बिज़नेस में थे, तो मैंने भी उसी लाइन को कंटिन्यू किया। भगवान ने कृपा करी थी, हम लोग एक्सपोर्ट की लाइन में चले गए थे। मेरे फादर साहब 1991 में, हम ऑटो पार्ट्स पहले डोमेस्टिक काम किया करते थे। अच्छा। वो करते करते हमारे फादर को एक्सपोर्ट मुकद्दर तकदीर ऊपर वाले ने दी थी, तो हम लोग बाहर चले गए, इंडिया से बाहर हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मेरे फादर की एज थी, बड़ी थी, तो जब उनको काम करने में परेशानी होती थी, तो जब मैंने स्कूल ख़त्म किया, पहले तो स्कूल में साथ साथ मैं उनके साथ काम करता रहा, बट जब स्कूल ख़त्म किया तो एक दिन मेरी दादी जी ने कह दिया कि भाई अब तू मेरे बेटे का ख्याल रख, क्योंकि अच्छा। उनका सपोर्ट बन। ओके। तो बस उसके बाद मैंने ठान लिया कि जब मैंने अपने फादर की सपोर्ट ही करनी है, उसके बाद मैंने अपना वो टाइम पास करके मैं कॉलेज में नंबर पेपर वेपर दे लिया करता था, 40, 50, 60% आ जाया करते थे। रेगुलर कॉलेज नहीं किया? नहीं, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले रखी थी, बट वो आदत जल्दी पड़ गई थी। वो हाजिरी हुजरी लगवा दिया करते थे किसी दोस्तों से, तो पढ़ाई ऐसी कर ली। और मतलब 18 साल की उम्र में मैंने पहले अपना एक फॉरेन ट्रिप मारा था, और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो यही है जी, अपने माँ बाप से सीखो। माँ बाप का ज्ञान, अगर आपके माँ बाप का 30 साल का ज्ञान है, तो आप 18 साल के होते तो आपका वो 30 साल और 18 साल, आपको वो ज्ञान आपका 54 साल का हो जाता है। तो वो करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए। अमेजिंग थॉट। तो पहले ट्रिप पे आप जब गए थे, कौन सी कंट्री थी, और क्या आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, या आपने क्या डिवीजन दिया अपने बिजनेस को वहाँ पर जाके? मलेशिया में हमने बिजनेस शुरू किया था। अच्छा। हम लोग एक्सपोर्ट करते थे स्पेयर पार्ट्स। मेरे फादर साहब ट्रैक्टर पार्ट करते थे। मार्जिन बहुत अच्छा था, पुराने टाइम थे, अभी मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमी खोली थी, तो इंडिया से एक्सपोर्ट शुरू हुआ था, तो बहुत अच्छे मार्जिन्स थे। बट हम लोग ऑटोमोबाइल पार्ट्स नहीं करते थे। ओके। मैंने वहाँ पे गया तो लोगों की डिमांड आई कि हमें ये पार्ट्स भी चाहिए, तो मैंने इंडिया आके R&D करनी शुरू करी। मेरे फादर साहब वो काम नहीं करते थे, क्योंकि उसमें वो हमें कहते हैं परचून का काम था, छोटे छोटे ऑर्डर होते थे। बट मैंने वो शुरू किया, वो छोटे ऑर्डर के अंदर मार्जिन ज़्यादा था, तो वो लाइन मैंने पूरी डेवलप करी, और एक छोटे से बिज़नेस को बहुत बड़ा कर लिया। और आज ऊपर वाले की, अकाल पुरख की बहुत कृपा है। और मैं जानता हूँ कि मार्केट में आपको टाइगर के नाम से जाना जाता है। हाँ, वो हमारा ब्रांड नेम है। हमारा नाम टाइगर ऑटो कॉर्पोरेशन, हमारी सबसे पहली फर्म थी जो मेरे फादर साहब के नाम की थी। तो आज हमारे पूरे बाजार में टाइगर के नाम से हमारा ब्रांड चलता है। वंडरफुल। सो पीयूष जी, आपका भी काम फैमिली के साथ ही चला, स्टार्ट हुआ। आपका हैंडलूम का काम है, आपने बताया, होम फर्निशिंग का काम है। तो कैसे आपने कैरी फॉरवर्ड किया अपनी फैमिली के साथ लग के? एक्चुअली सर, हमारी जो पेरेंट कंपनी है राजधानी फर्निशिंग के नाम से, वो हमारी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मेरे फादर, दादाजी सब, हमारा फैमिली पूरा इसी बिज़नेस में था स्टार्टिंग से। और हम लोग रिटेल बट करते थे 2015-16 तक, बट बहुत लिमिटेड स्केल पर करते थे, क्योंकि इतनी सारी सेगमेंट्स हो गए थे हमारे लोगों के। होलसेल हो गया था, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभालना पड़ता था, तो मतलब रिटेल पे बहुत कम ध्यान दे पाते थे। मेरा और यंगर ब्रदर, जैसे हम लोगों का ही एजुकेशन कंप्लीट हुई, वी बोथ डिड मास्टर्स,
इन मैनेजमेंट। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग बिज़नेस में आए, हम दोनों ने स्टार्ट किया और सब कुछ करके घर वालों ने ही दिया, ये रिटेल स्टोर खुलवाया। मतलब आज जो हमारा एक रिटेल स्टोर है होम कलेक्शन के नाम से, द वन स्टॉप फर्निशिंग शॉप। जी। तो इसकी टैगलाइन है सर, होम द वन स्टॉप फर्निशिंग शॉप। ओके। मेरे और मेरे ब्रदर ने एक डिफरेंट विजन से इसको, ये विजन हमने अपने पेरेंट्स के सामने रखा जी। उसको आगे उस हिसाब से लेके गए। हमारे स्टोर के अंदर एक घर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी एक घर को बनाने के लिए चीज़ चाहिए, आपका एक फ्लोर रेडी हो गया है, आपका एक रूम रेडी हो गया है, उसके बाद उसका जो श्रृंगार करना है वो काम हम करके देते हैं। चाहे वो फर्नीचर हो, रग्स हो, कर्टेन्स हो, सोफ़ा फैब्रिक हो, Okay. पेंट्स हो, लाइट्स हो, हम हर चीज़ कंप्लीट करके देते हैं आप लोगों को। पेंट्स भी? पेंट्स भी एशियन Wow. पेंट्स के साथ हमारा टाई अप है। ओके। तो हम लोग मतलब कंप्लीट एक चीज़ करके आपको रेडी करके देते हैं। आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार करके देना है हम लोगों को, उसका श्रृंगार का काम हम लोग करते हैं। वाह। और सर हम लोगों का होलसेल स्टार्टिंग से है ही, बट इसको भी होलसेल को भी एक्सपैंड किया हमारे फादर लोगों ने। हमारा हर स्टेट में, जैसे 28 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 35 जो भी हमारे ये जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, इसके अंदर हमारे हर एरिया के अंदर अराउंड 10 to 15 एजेंट्स हैं हर एक अच्छा। जोग्राफिकल एरिया में, Okay. जो हमारा होलसेल का बिजनेस केटर करते हैं जी। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है सोफ़ा फैब्रिक एंड कर्टन फैब्रिक की। तो एक्चुअली क्या होता था, पहले मेरे फादर वगैरह टूरिंग करते थे, वो लोग बड़ा हिचकिचाते थे किसी के एजेंट के थ्रू देना, उनको कमीशंस देना पड़ता है, डर लगता है भाई पेमेंट आएगी नहीं नया आएगी। काम है, अपने हिसाब से हर चीज़ करते थे। हम्म। बट हम लोग जैसे जैसे बिजनेस में आए, वो लोग भी थोड़ा सा अब हम लोगों के विजन से सोचने लगे, हम जी, लोगों जी। की बातें सुनने लगे कि भाई एजेंट्स वगैरह रखो, आगे काम उस हिसाब से प्रमोट होगा। तो हम लोगों ने हर एरिया में 10-10, 12-12 एजेंट्स रखने स्टार्ट किए, और आज हमारा जो भी बिजनेस है, जो हमारी टर्नओवर्स वगैरह हैं, वो काफ़ी अच्छी रेशियोज़ में मल्टीप्लाई हुई है। वंडरफुल। तो डॉक्टर प्रमीत, हमारे पास एक सवाल आता है कि आप इतनी जल्दी उम्र में, जैसे आप बता रहे हैं 16 या 18 साल की उम्र में आपने पेरेंट्स को ज्वाइन किया, तो एक रेजिस्टेंस आती है कि काम चल रहा है ना, एक स्टाइल से चल रहा होता है काम, उसमें आपने ऐड किया होगा कुछ, थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली होगी वहाँ से, कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो वो कैसे फेस किया आपने? देखो, चैलेंजेस तो अगर आप जॉब में भी जाओगे तो चैलेंजेस को वर्कर के साथ में, बॉस के साथ जी। में, फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ में भी आएंगे। या यहाँ तो माँ बाप से आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू आ रखा है। मेरे भी बच्चे बड़े हैं, तो बच्चे जो है ना अपने माँ बाप से रेजिस्टेंस हमेशा करते हैं। उनको ये नहीं समझ आता कि एक रेजिस्टेंस है, जब अपने माँ बाप बाहर जाओगे तो रेजिस्टेंस मिलनी पड़ेगी। ओके। यहाँ तो माँ बाप फिर भी आपके लीनियंट हैं, बट बाहर जाके तो कोई सुनने वाला नहीं है ना आपकी। जी। तो पहले तो लगता था कि रेजिस्टेंस है, अपने हिसाब से नहीं चलने देते, बट आज मेरे को मतलब इतने सालों बाद एक एक बात उनकी, जो चीज़ उन्होंने मना करी थी, वो वही लगता है कि वो गलतियां हमने करी अपनी लाइफ में। ओके। सो होता क्या, हम लोग जैसे आज मैं अपने बच्चों को एक्सपीरियंस देता हूँ कि भाई ये नहीं करना, तो वो 90% बच्चे नहीं सुनते, क्योंकि आज एक माहौल ऐसा बन चुका है। इनिशियली समझ नहीं आता। हाँ, इनिशियल समझ नहीं आता। और दूसरा क्या है कि एक गैप, जिसे हम कहते हैं जनरेशन गैप है, तो हमारे साथ में भी होता था, बट हम लोग क्या था, हम लोग सुन लेते थे, बट अल्टीमेटली जो हम नर्चर हुए वो अपने माँ बाप की डांट से, और उनके जो हमारे को उन्होंने जो पकड़ के रखा, मतलब हमें उन्होंने जाने नहीं दिया। मैं भी चाहता था कि मैं कोई अपना काम करूं, कोई जॉब करूं, कोई पढ़ाई करूं, बट उनकी मोटिवेशन के साथ में मैं लगा रहा, और 18-26 साल तक मैं अपने आप को फुली एस्टेब्लिश कर चुका था। आज की डेट में लोग 25-26 साल में नौकरी करने निकलते हैं, पढ़ाई करते हैं, जैसे पहले बीकॉम कर ली, फिर 2 साल MBA कर लिए, उसके बाद 1 आध साल इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद सोचते हैं जी हाँ जी मैं अब कोई जॉब करने निकलूँ। तो वो 26 साल के उम्र के बाद तब भी कुछ कमा नहीं रहे होते, बट हम 26 साल की उम्र तक मैं अच्छा कमाता था, अच्छा खाता था, और उसके बाद फिर शादी हो गई, फिर अगली जर्नी शुरू हो गई। सो मैं तो हमेशा यूथ को, मैं बहुत सारे यूथ को मेंटर भी करता हूँ। मैं यूथ को मैं एक मैसेज बल्कि देना चाहूँगा, जितने भी आपके माध्यम से, 18 साल की उम्र से लेके 26 साल की उम्र तक आपकी एनर्जी 100 टाइम होती है, आप में जज्बा 100 टाइम होता है, आप कम से कम सो के काम कर सकते हो। तो इस टाइम पे जितनी मेहनत कर लोगे ना, तो ज़िंदगी भर आपको हसल कम करना पड़ेगा, और अगर इस उम्र में ज़्यादा मौज करोगे तो ज़िंदगी भर आपको हसल करना पड़ेगा। सो मैं तो लोगों को यही एक मैसेज दूंगा। और मैं आज देख पा रहा हूँ आपका बिजनेस जैसे ऑटो मोड में है, और वो इसलिए कह पा रहा हूँ कि आपके जो
सीने पे एक बैच लगा हुआ है, इसमें काफ़ी टाइम आप देते हो, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे अपने बिजनेस के अलावा कैसे टाइम दे पाते हैं? कोई सोशल कॉज के लिए भी कोई आप इतना सारा कर रहे हो तो कैसे पॉसिबल हो पाता है वो? ऐसा काफ़ी, आज मेरे को काम करते हुए लगभग 26-27 साल हो गए। 26-27 साल काम करने के बाद लगा कि अब सोसाइटी को गिव बैक करना है। अपने काम को सबसे पहले ऑटो मोड पे किया। आज जी। अपना काम प्रभु की कृपा से ऑटो मोड पे है। मैं शाम को 3 घंटे ऑफिस जाता हूँ तो काम मैनेज हो जाता है। बाकी दिन फ़ोन पे ही आजकल सारे काम चलते हैं और टीम सारा संभालती है। ओके। सोसाइटी को देने के लिए हमने एक संस्था चालू करी, वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जी। जिसमें कि हम लोग जितने भी सिख समाज के लोग हैं उनको उनकी बिजनेस नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं। ओके। और ये पूरे विश्व में एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। बहुत सारी गुरुद्वारे और एनजीओज हैं जो सिख समाज चला रहे जी। हैं, बट इस तरह की प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्किंग की ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में चल रही है। इसमें हम लोग यंग बच्चों को मेंटरशिप भी देते हैं। ओके। कि कैसे आपने कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी है, सोशल मीडिया में आगे बढ़ना है। जी। हम बहुत सारे सेशंस भी लेते हैं। हम लोग एक दूसरे को बिजनेस आदान प्रदान भी करते हैं कि ओके। भाई कैसे एक नेटवर्किंग से कैसे ग्रो किया जाता है। ओके। तो इसमें हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं और मैं अपना आज दिनचर्या का आधा दिन इसमें बिताता हूँ, बाकी आधा दिन अपने बिजनेस को देता हूँ और प्रभु की कृपा से सब मैनेज हो जाता है। सो पीयूष जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब जैसे आप बता रहे थे कि होलसेल का काम था उसको रिटेल में लाए और वो भी पेरेंट्स होलसेल में कर रहे थे, वो एक ऑटो मोड बन चुका होता है, माल जाना है, पैसा आना है, सिस्टम ऐसे चल रहा है। ये रिटेल में फैलना और उनकी नीड्स पूरी करना एक बड़ा चैलेंज था, तो कैसे उसको आपने फेस करा? जैसे जैसे हम लोग एक्सपेंशन की तरफ मूव करते हैं ना, हमारे पास एक मोटिवेशन तो होता ही है जी। उन चैलेंजेस को फेस करने का। उस चैलेंजेस के साथ ही हम लोग रिटेल में घुसे थे। हम लोगों को पता था होलसेलर का एक रिटेल बिजनेस में आना बहुत मुश्किल काम है, बट हम लोगों ने वो चैलेंजेस, वो चीज़ें पहले ही सोच के हम रिटेल बिजनेस में आए थे। हम लोग रिटेल कर रहे थे बट बहुत लिमिटेड स्केल पे कर रहे थे। बट जैसे जैसे हम लोग रिटेल के अंदर आए, हमको पता लगा कि हम वहाँ पे एक दिन का 100 मीटर कपड़ा बेचते हैं। अच्छा। 200 मीटर कपड़ा बेचते हैं। यहाँ हमारा कपड़ा बिक रहा है 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। वो हम लोगों को जैसे जैसे वो पता लगने लगा, यार यहाँ पे तो एक दिन की कटती कपड़े की आधी हो गई है, 1/4 रह गई है। बट मार्जिन बड़ा होगा। पर हम लोगों को यहाँ दिखा कि मार्जिन बड़ा, बट एक रिटेल स्टोर के खर्चे, चैलेंजेस वो डिफरेंट हो जाते हैं बिल्कुल। होलसेल के अंदर क्या है, गोडाउन ले रखा है, वहाँ से 4 लड़के हैं, ऑर्डर्स आते हैं हमारे बाहर, पैन इंडिया से ऑर्डर आते हैं, लड़कों ने थान पैक करे, सील के भेज दिए। एक दिन में 100 मीटर कपड़ा, 200 मीटर कपड़ा रोल टू रोल बिकता था। आज यहाँ पे कपड़े पे कैंची लगा के बेचना एक डिफरेंट चैलेंज था हमारे लिए। आज कोई 2 मीटर कपड़ा मांगने आता है, हम लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज है वो एक हमारे लिए। कि भाई एक 100 मीटर के थान में से 2 मीटर कपड़ा काट के दे। इस तरह के चैलेंजेस आए, बट हाँ ठीक है, मार्जिन था तो उस चीज़ों से ऑफसेट भी हुए। बट और हमको एक्सपेंशन की तरफ बढ़ना है तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ आगे चलना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, चाहे वो 2 मीटर लेने आए, बस देना पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर अभिनीत जी, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया ये WSCC आपने एक नया ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है जो ग्रो कर रहा है ग्लोबल लेवल पे। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि फैमिली कहाँ गई? क्या फैमिली को, बच्चों को आप टाइम दे पाते हैं या चैलेंजेस आते हैं वहाँ भी? जब भी आप बिज़नेस में उतरते हैं और बिज़नेस के साथ साथ सोशल लाइफ में उतरते हैं तो सबसे पहले आपको चीज़ सीखनी पड़ती है टाइम मैनेजमेंट। जी। जैसे पहले हम लोग बिज़नेस में थे, हम लोग बहुत लापरवाह थे। आराम से उठे, आराम से काम पे चले गए, आराम से किसी ने अपने शादी फंक्शन ब्याह में बुलाया, नोट किया, नहीं नोट किया, याद रहा तो चले गए, नहीं याद रहा तो नहीं चले गए। सो जिस दिन ये इसमें आए सोशल लाइफ में, तो सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट सीखी, उसकी क्लासेस ली कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है। अच्छा, प्रॉपर क्लासेस लिया? हाँ, मतलब ऑनलाइन, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। ओके। बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हो। दर्शकों, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा डॉक्टर चड्ढा के बारे में कि सीखने में बड़ा विश्वास रखते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जो मेरे को बड़ा इंप्रेस करा इनकी चीज़ों ने। सो ऑनलाइन क्लासेस ली, जो भी हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है। लोग आज की डेट में सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूब से ज्ञान बटोर रहे हैं और वो क्लासेस ली। आज की डेट में क्या है कि ऑन डॉट मैं 10:30 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता हूं, जो मैंने संस्था का बना रखा है। 3 घंटे 4 घंटे वहाँ पे अपना डेडिकेटेडली देता हूँ।
अगर किसी को आधे घंटे टाइम दिया तो आधे घंटे के बाद मैं उसको उठने के लिए कह देता हूँ सर आपका टाइम खत्म हो गया, या मेरी असिस्टेंट बोल देती है। सो वो मैनेज करते हैं, इस तरह से मैनेज होता है पूरा टाइम, आधा आधा घंटा मैनेज होता है। पहले हमने कभी टाइम की कदर ही नहीं सोची। ओके, या और उसके बाद क्या है कि जो फालतू के काम है वो अपनी गाड़ी में कर लेते हैं और बिजनेस भी संभाल लेते हैं। होता क्या है, हम लोग सबके पास टाइम उतना ही है, सबके पास उतना ही टाइम है, 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे के अंदर या तो आप आराम कर लो या आप अपने सपने पूरे कर लो। क्योंकि जब आप, वो कहते हैं ना, जब आपको वो जलाया जा रहा होगा तब आप वो सोच रहे होगे कि मैंने ये भी सपने थे, मैं काश में पूरे कर लेता। ओके। तो मैं वो जलने से पहले ना वो अपने सारे सपने पूरे करके जाना चाहता हूँ कि मैं जो जो करना चाहता हूँ। तो प्रायोरिटीज सेट है कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। लाइफ में सब और पता है कब कब करना है, क्या करना है। बाकी ऊपर वाला साथ में सपोर्ट कर रहा है, रास्ता वही खोलता है, हम तो चल रहे हैं सिर्फ। अब नए सेक्शन की ओर चलते हैं, जहां हमें आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व जी हमें गाइड कर सकते हैं कि क्या और हम ऐड कर सकते हैं अपने साइंस जो ग्रहों की है, एस्ट्रोनॉमी की है, एस्ट्रोलॉजी की है। तो बढ़ते हैं नए सेक्शन की तरफ। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे सेक्शन 2 में, जहां हम आपको विश्व विख्यात आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्व जी से मिलवा रहे हैं। वो हमारे स्टूडियो में आए हैं और बहुत सारे हमें ऐसे हल देने जा रहे हैं जो हमें आगे बिजनेस में भी काम आ सकते हैं। तो स्वागत है आचार्य जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप लोगों के पास यही मौका है कि आप इनसे अपने मन के सवाल पूछ सकते हैं, तो हम आगे चल सकते हैं। तो पीयूष जी, आप क्या पूछना चाहेंगे आचार्य जी से? जैसे हमने आपकी जन्म तिथि हमने इनको दे रखी है, तो इसके बारे में आप क्या सवाल करना चाहेंगे? आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी बिजनेस लाइन चुनी है, क्या वो ठीक है? कितनी उसके अंदर ग्रोथ पॉसिबल है? क्या क्या उसके आगे मेरे को एक्सपेंशन के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं? मैं उस चीज़ के लिए आपसे देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपने जो कार्य करना है, जो आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है, वो कार्य क्षेत्र आपका आपके परिवार से ही जुड़ा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो भी आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, चाहे वो जैसे मैं सुन रहा था आप रिटेल में कर रहे हैं, चाहे उसको आप होलसेल में भी करना चाहें, चाहे उसे आप मैन्युफैक्चरिंग के वजह से भी करना चाहें। एक और चीज़ ऐड करता हूँ जो शायद आपके मन में होगा भी, चाहे उसको एक्सपोर्ट के लेवल से भी करना चाहें, तो वो एक्सपेंशन आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि और मैं अपने आप से क्या क्या कर सकता हूँ जिससे कि मेरा बिजनेस ग्रो करे? देखिए, अभी तक क्या आपके यहाँ एक्सपोर्ट आप करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, बट इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्ट किसी एजेंट के थ्रू। तो उसको डायरेक्टली करना शुरू कीजिए जी, और वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएगा। अच्छा, एक्सपोर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से। जो कंट्रीज़ आपकी ईस्टर्न या वेस्टर्न कंट्रीज़ ना हो, ठीक है, उसके अलावा आप किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग बांग्लादेश के साथ करते हैं। हाँ, अगर बांग्लादेश के साथ आप कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के कीजिएगा, वहाँ की स्थिति तो वैसे भी हम लोग इसलिए डायरेक्ट न्यूज़ में आती रहती है, इसीलिए उन लोगों से हम डायरेक्ट नहीं कर रहे अभी। हाँ, डायरेक्ट इंपोर्ट। लेकिन डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट अगर करना चाहें तो आप जितनी भी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आप वहाँ पर देखें। ग्रेट है जी। हाँ जी, कुछ और पूछना चाह रहे थे आप? आचार्य जी, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई वास्तु के हिसाब से, कोई एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जो मैं अपने एक रिटेल स्टोर को एक्सपैंड करने के लिए कर सकता हूँ? अपने कोई भी एक ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसे कोई घर में उपाय बताते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं कि उस तरह से कुछ कर सकते हैं जिस वजह से? पीयूष जी, उपाय तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुनिया में। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उपाय खोजने में लगा हुआ है, और एक सबसे बड़ा उपाय होता है आपका अपना सेल्फ कमिटमेंट। वो आपके पास कितना है, वो सबसे ज़्यादा काम करता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं कुंडली के हिसाब से देखूँ तो वास्तु की कुछ चीज़ें जो आपके घर में डिस्टर्ब हो सकती हैं, या ऑफिस में या फैक्ट्री में, क्योंकि जो आपसे रिलेटेड हैं चीज़ें स्पेशली। अदरवाइज क्योंकि आप अपने पेरेंटल बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा उतना उन चीज़ों का इफेक्ट ना आए, क्योंकि अभी तक मैं समझता हूँ बिजनेस शायद आपके पेरेंट्स के ही कंट्रोल से चल रहा है। जिस भी दिन आप अपना कोई बिजनेस ऐसा जो सेल्फ कंट्रोल से करना चाहें, तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि आप ईस्ट और वेस्ट, ये 2 ऐसी डायरेक्शन हैं जिनको आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा
वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, डिस्टर्बेंस हो, उनको आपको जरूर ठीक करनी होगी, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी जनरेट करती रहेगी। ग्रेट है जी। तो डॉक्टर प्रवीण चड्ढा, आपके मन में भी कुछ चीज़ें चल रही होंगी, कुछ चीज़ व्यक्त करना चाहेंगे आप? आचार्य जी नमस्कार। मैं ना कुछ जेनरिक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बेशक। जैसे कि हम लोग भी डेस्टिनी में बहुत मानते हैं, डेस्टिनी, किस्मत, बट होता क्या है, जैसे हम लोग इतना पूरा विदेश भ्रमण करते हैं तो लोग हमारे से सवाल पूछते हैं कि भाई डेस्टिनी कुछ नहीं है, हार्ड वर्क ही है, सब कुछ है। आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर भी बोलते हैं डेस्टिनी कुछ नहीं है, सिर्फ परसिस्टेंस ही सब कुछ है, कमिटमेंट ही सब कुछ है। तो मैंने कभी ये सवाल किसी से पूछा नहीं, तो आज जैसे मेरे को मौका मिला है तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं वो उन लोगों को भी ये आंसर दे सकूँ कि क्या डेस्टिनी, किस्मत ही सब कुछ है, या जो ये आजकल न्यू जनरेशन वाले जो हमारे मोटिवेशनल ट्रेनर हैं वो बोलते हैं जी किस्मत कुछ नहीं है, सब कुछ हार्ड वर्क है, सब कुछ परसिस्टेंस है। मैं इसके बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। डॉक्टर मनमित, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और इसके माध्यम से हमारे दर्शकों को भी इस बात का लाभ जरूर मिलेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादातर अलग अलग एक्सट्रीम्स पे ज़िंदगी जीते हैं। किस्मत एक एक्सट्रीम है, मेहनत एक एक्सट्रीम है। अब मेहनत करने वाला बस उसी एक्सट्रीम को पकड़ के बैठा है और किस्मत पे बोलने वाला उसी एक्सट्रीम को पकड़ के बैठा है। और आप ये मान के चलिए दोनों का साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपने भी सुना होगा, मैंने कई बार पढ़ा है, कई जगह सुना है, कई बार मैं बताता भी लोगों को। ये बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आपके बैंक का लॉकर है, एक चाबी आपके पास है और एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास है। दोनों चलाएंगे तो लॉकर खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। बहुत बढ़िया। लोग एक्सट्रीम्स पे जीना चाहते हैं, एक्सट्रीम्स पे जीते हैं, इसलिए मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कि जी सब कुछ मेहनत होती है। हाँ, स्वाभाविक। अच्छा, उनका गलत वो भी नहीं है, क्योंकि वो उनका नजरिया वो देख उस एंगल से रहे हैं, केवल एक ही नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए वो केवल एक ही चीज देख पाते हैं। जो किस्मत वाले हैं वो भी केवल किस्मत की नजरिए देख रहे हैं, मेहनत को देख नहीं पाते हैं। थोड़ा सा ना एंगल चेंज करना पड़ता है, कुछ ऊपर उठ के अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दोनों आपको चीजें मिलेंगी। और चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो हिप्नोसिस हो, मैं इतनी सारी विधाएं करता हूँ, कई सारी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करता हूँ, जिससे कि आदमी के मन में वो बात ज़्यादा गहराई से जा पाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं, वो हमारा अंतर्मन, हमारा गहरा मन, हमारा सबकॉन्शियस। उसके ऊपर अगर आपने काम किया है तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। और इन चीज़ों को जितना थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे, जो जिसे कहते हैं ना एरियल व्यू, उसको अगर आप लेंगे तो आप पाएंगे कि सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, सब चीज़ें एक साथ मिलती जुलती हैं। और आदमी का कर्म भाग्य बनाता है और भाग्य से ही आदमी अगले कर्म करने के लिए जाता है। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी अच्छी कहावत कही है कि करनी करे तो क्यों करे और करके क्यों पछताए, और पेड़ बोए बबूल के तो आम कहां से पाए। बड़ी पुरानी कहावत है और बड़ी सार्थक है। आप देखिए, मैंने जो कर्म किए हैं, आज किए हो, चाहे पिछले जन्म में किए हो, चाहे कभी भी करे हो, मैंने जो बीज बोए हैं उसका फल तो मुझे ही काटना है। बिल्कुल। अब मैंने अगर बबूल बोया है तो भाई मुझे तो बबूल ही मिलेगा, लेकिन उस बबूल के साथ बबूल मेरा भाग्य है। अब मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म ये है कि अगर मेरे पास कैलिबर है और मैं अगर जानता हूं कि मैं बबूल बेच के लोगों को मंजन करवा के पैसे कमा सकता हूं, तो मैं उस पैसे से आम भी खरीद सकता हूं। क्या बात है, क्या ये लोगों को एक साथ अगर जोड़ना सीख जाएं तो भाग्य और कर्म दोनों एक साथ काम करते हैं। बहुत बढ़िया। वाह आचार्य जी, बहुत एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा पीयूष जी के माध्यम से। इन्होंने बोला, जैसे आपने बोला जी एक्सपोर्ट करेंगे, और क्या ये एक्सपोर्ट करने के लिए इनको एफर्ट करने चाहिए, या ये अपना ये बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाएगी? क्योंकि मैंने अपने लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में देखा है, हमारा दूर दूर तक कोई एक्सपोर्ट का लिंक नहीं था। एक आधी रात में कोई मेरे फादर साहब का दोस्त आया, उन्होंने उनको बोला जी मैं कहीं फंस गया हूँ बाहर किसी कंट्री में, आप सबसे ज़्यादा हमारे में घूमे हुए हो तो आप हमारे साथ चलो, और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई। नहीं तो हमारा कोई एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं था। तो क्या, जैसे अगर ये पीयूष जी हैं तो ये एक्सपोर्ट के लिए आपने इनको बोला जी एक्सपोर्ट करो आप, तो ये क्या इसके लिए एफर्ट करें, या अगर ये बैठे भी रहेंगे तो अपने आप आ जाएगा? मतलब क्योंकि जैसे हमारे समाज में हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, बट आज मेरे को बातें सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है
तो क्या ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें या ये अपने आप ही हो जाएगा? नहीं, अपने आप नहीं होता। व्यक्ति अलग होता है, व्यक्ति का भाग्य अलग होता है, व्यक्ति के कर्म अलग होते हैं। लेकिन जैसे मैंने इनकी कुंडली देखी है, और देखिए कितना मजेदार बात है कि प्रश्न उनके लिए पूछ रहे हैं, वो बड़ा इस बात से खुश हो। और क्योंकि जैसे मैंने इनकी कुंडली देखी उस हिसाब से इन्हें पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। ओके, कुछ बीज बोने पड़ेंगे जिनका फल इन्हें बाद में जरूर मिलेगा। बिल्कुल, वो बीज आज इन्हें बोने होंगे। बहुत बढ़िया, जो इनके पहले के बोए बीज हैं उसका फल तो ये ऑलरेडी काट रहे हैं, खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इनको नया बीज बोना पड़ेगा, नया कुछ उसमें करना पड़ेगा। तो नया कुछ जोड़ने के लिए एफर्ट पहले करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, हाँ, तभी बिल्कुल तो ठीक है। भाग्य बनेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आज जैसे आपने बोला ना, मैं ना यंगस्टर्स को मोटिवेट करता हूँ, तो हमने कभी इस एंगल से कभी सोचा नहीं। तो हम लोग हमेशा यही ज्ञान देते हैं कि भाई अपने कर्म करो, अपनी किस्मत पे भरोसा रखो। बट आज आपने जो बोला है तो एक नई लर्निंग मिली है कि एक दिशा मिल सकती है। क्योंकि देखो एक साइंस भी है, इतनी बड़ी साइंस है, आज पूरा विश्व मान रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी साइंस है ये। मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। हम सब लोग जीपीएस यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जीपीएस हम कैसे यूज करते हैं? हमसे कई हजार लाख किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट है जो सारे रास्ते देख रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बता सकता है कि लेफ्ट मुड़ोगे तो यहाँ से ये मिलेगा, राइट मुड़ोगे तो यहाँ से जाम मिलेगा, तो बेटा लेफ्ट से निकल जा, जल्दी का रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ज्योतिष और वास्तु, जो भी चीजें, सब आपके लिए एक टूल्स हैं जो आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करते हैं। देखिए लोग क्या करते हैं, मैंने कहा कि वो एक्सट्रीम्स में जिंदगी जीते हैं। या तो घुस जाएंगे, अरे भाई साहब वो मतलब सांस भी लेंगे तो जी पंडित जी बता दो सांस कितनी देर लेनी है, या फिर मैं नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है। ऐसे जो होता है, दोनों एक्सट्रीम्स में जिंदगी नहीं चलती है उसका प्रयोग करें। किसी भी चीज का प्रयोग ना करना भी दुरुपयोग है, और उसका अधिक प्रयोग कर देना भी दुरुपयोग है। बहुत बहुत बढ़िया। सो दर्शकों, ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था हमारे लिए आज का। तो डेफिनेटली दिल तो नहीं कर रहा जाने का, आपसे विदा लेने का, पर यही मौका है कि हमें विदा लेना पड़ेगा। और मिलते हैं अगले एपिसोड में आपको साथ नए बिजनेसमैन के साथ उनके सक्सेस जानने के लिए, ताकि आप भी एक सक्सेसफुल लेवल तक जा सकें और नए लेवल पर। धन्यवाद।